हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम ये चैप्टर कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने अभी तक देखा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल मॉडल हमारे पास में क्या है, किस तरीके से अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड का आपको सीक्वेंस पता है तो आप सेकंड स्ट्रैंड का सीक्वेंस बना सकते हैं। हमने पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में किस तरीके से दो स्ट्रैंड हमारे पास में होते हैं, टेम्पलेट एंड कोडिंग, जिसमें से सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा वो कॉपी होता है, बट एमआरएनए का सीक्वेंस किसके सिमिलर होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के एग्जैक्टली सिमिलर होता है। हमने एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें प्रमोटर रीजन होता है, स्ट्रक्चरल रीजन होता है, टर्मिनेटर रीजन होता है। आज हमें पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन एंड किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। बट इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं, मैं आपके साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ। तो हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे लास्ट लेक्चर में से आए हैं। पहला सवाल हमारे पास में आता है, डिफाइन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। सो अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज द सेगमेंट दैट इज ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो सेगमेंट है जो कि ट्रांसक्राइब होती है आरएनए के अंदर में, एंड इसके तीन रीजन्स होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो कि कन्वर्ट होता है एमआरएनए के अंदर में, जिसके तीन रीजन है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर रीजन। ये आया था आपका सीबीएसई 2014 के अंदर में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी 2016 एंड 20 में आया, नेम द थ्री रीजन्स ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड मेंशन देयर फंक्शंस। तो तीन रीजन सेम है हमारे पास में, क्या है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर। तीनों के आपसे फंक्शन पूछे हैं। प्रमोटर का फंक्शन क्या था, बाइंडिंग साइट होता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए एंड इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। स्ट्रक्चरल जीन एक्ट एज टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट की तरह कौन एक्ट करता है, स्ट्रक्चरल जीन एक्ट करता है। टर्मिनेटर वो रीजन है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है हमारे पास में। तो ये तीनों रीजन के नाम थे, तीनों के फंक्शंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द एमआरएनए। कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड किसमें है, डीएनए के अंदर में है। तो उनमें और एमआरएनए में हमारे पास में क्या रिलेशनशिप है। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, इट एक्ट एज टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस। आपको पता है जो अपने पास में टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा था बेटा, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला, है ना। आरएनए इसका ही क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है हमारे पास में, जबकि कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम होता है विद दैट ऑफ एमआरएनए, एक्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कोडिंग स्ट्रैंड में थाइमीन होता है क्योंकि वो डीएनए के अंदर में है ना। जबकि एमआरएनए में थाइमीन की प्लेस में आएगा यूरासिल। अपन ने देखा भी था लास्ट लेक्चर के अंदर में, है ना। ये आया था 2017 एंड 2022 के अंदर में। नेक्स्ट है 2015 का क्वेश्चन, डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड कॉपी होगा ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, कोडिंग या टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो कॉपी तो कौन सा होता है हमारे पास में, टेम्पलेट स्ट्रैंड कॉपी होता है। ठीक है, सब कुछ हम लेक्चर के अंदर में जब साथ में पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, तो हमने मार्क भी करा था एंड डिस्कस भी करा था। अगर तुम इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हो, दैट मीन्स आपने लेक्चर अच्छे से नहीं देखे जो भी प्रीवियस वाले थे। तो वापस जाओ, अच्छे से लेक्चर देखो, अपनी एनसीईआरटी में मार्क करते जाओ मैम ने कहाँ कहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए हैं। डिफाइन द टर्म जीन एज पर मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जीन का डेफिनेशन बताना है, 2019 का क्वेश्चन है। जीन सीक्वेंस का वो डीएनए है जो फंक्शनल प्रोडक्ट के लिए कोड करता है। जीन डीएनए का वो सीक्वेंस है जिससे या तो आरएनए बन रहा है या पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनता है, उस फंक्शनल सेगमेंट को हम कहेंगे जीन। नेक्स्ट है हमारे पास में, व्हाट इज मीन बाय सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। सेंस और एंटी सेंस का मतलब क्या है, तो जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसको हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, जिसका सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम होता है एमआरएनए की जैसे। एक्सेप्शन क्या है, थाइमीन की जगह यूरासिल आता है। एंटी सेंस हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड को, जो कि क्या होता है, सर्व करता है एज अ टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस। तो ये कुछ लास्ट लेक्चर पे बेस्ड आपके क्वेश्चन थे। आई होप आप इन सबके आंसर्स दे पाए होंगे। अगर नहीं दे पाए हो किसी का भी आंसर, तो वापस पुराना लेक्चर जाके देखो कि मैम ने क्या क्या पॉइंट्स हमें समझाए थे। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछो बच्चों, है ना। चलो, अब हमारे पास में आता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन।
सबसे पहली लाइन पे ही आपका सवाल आ गया था नीट 2020 में। स्टेटमेंट आपको 4 स्टेटमेंट दिए थे, उसमें से आपको जीन से रिलेवेंट सही स्टेटमेंट बताना था। तो पहली लाइन पे ही आपका सवाल था। A gene is defined as a functional unit of inheritance। जीन क्या होती है? इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट होती है। देखो आपका नीट का एक सवाल आ गया पहली लाइन पे। Though there is no ambiguity that genes are located on the DNA, it is difficult to literally define a gene in term of DNA sequence। भाई जीन कहाँ लोकेटेड होते हैं? हमारे डीएनए पे लोकेटेड है, बट फिर भी ये डिफिकल्ट है कि हम जीन को डीएनए के टर्म में डिफाइन करें। DNA sequence coding for tRNA और RNA molecule also define a gene। DNA का वो सीक्वेंस जो tRNA या RNA को कोड भी करता है, वो भी हेल्प करता है हमारे जीन को डिफाइन करने के अंदर में। तो अब अपने पास में एक टर्म आ गई है सिस्ट्रोन, ठीक है, जिसपे आपके अंदर एम्स 2023 में सवाल आया, नीट 2022 में सवाल आया है। सिस्ट्रोन डीएनए का वो सेगमेंट है जो एक पॉलीपेप्टाइड को, दैट मींस प्रोटीन, व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, उसको हमने कह दिया सिस्ट्रोन। तो हमने और नैरो टर्म में बता दिया कि डीएनए का वो सेगमेंट जो कोड करेगा एक पॉलीपेप्टाइड को, दैट विल बी नोन एज सिस्ट्रोन। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो यूकैरियोट्स होती हैं वो मोनोसिस्ट्रोनिक होती हैं, ठीक है, उनमें एक सिंगल सेगमेंट होती है, वही एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करती है। जबकि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं हमारे पास में, ठीक है। यूकैरियोट के अंदर में जो मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन है, उनमें इंटरप्टेड सीक्वेंस होते हैं। अपन देखेंगे यूकैरियोट्स में इंट्रॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स होते हैं जो कोड करते हैं प्रोटीन्स को, इंट्रॉन्स होते हैं जो इंटरवीनिंग सीक्वेंस होते हैं, जो किसी भी चीज को कोड नहीं करते हैं, जो नॉन फंक्शनल है हमारे पास में। बच्चों सवाल आया था केवीएस 2021 के अंदर में मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक के ऊपर में, ठीक है। यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के अंदर में क्या डिफरेंस है हमारे पास में डीएनए के सीक्वेंस के अंदर में? तो यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं, दैट मींस एक सिस्ट्रॉन एक ही पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा। प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया के अंदर में पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स को कोड करते हैं। यूकैरियोट्स के केस के अंदर में जब मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं, एक सिंगल सिस्ट्रॉन है, तो वहां पे अपने पास में दो टाइप के सीक्वेंस है, इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स। इस तरीके से अपन देखेंगे अपने पास में क्या है, दो तरीके के सीक्वेंस होते हैं। ये अपना डीएनए है, इसमें मान लो ये क्या है हमारे पास में, ऑरेंज कलर के मैंने बनाए हैं इंट्रोन्स, एंड इन ऑरेंज कलर के बीच में हमारे पास में क्या है, एक्सोन्स। ऑरेंज कलर आर introns, sorry, these are introns and these black ones are exons। introns are intervening sequences जो किसी को भी कोड नहीं करेंगे, whereas exons are the sequence which codes for polypeptide। तो ये intron को बच्चों अभी हम आगे देखेंगे, हम रिमूव कर देते हैं, स्प्लाइस आउट कर देते हैं। तो एक्सॉन्स क्या होते हैं? वो सीक्वेंस है जो अपीयर होते हैं मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में, और इस तरीके का जो अरेंजमेंट है यूकैरियोट्स में, इसको स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कहते हैं, जहां पे कुछ एक्सॉन्स है, कुछ इंट्रॉन्स है, फिर एक्सॉन्स है, फिर इंट्रॉन्स है। तो इसको हमने क्या कहा? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कहा। अभी जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है ना, इसका क्या है हमारे पास में बहुत सिग्निफिकेंस है, जो हम अभी देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर में। नाउ जो इनहेरिटेंस है कैरेक्टर का, वो प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस जो होते हैं स्ट्रक्चरल जीन के, उससे भी इंपैक्टेड होता है। ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो अपने पास में आरएनए के क्या क्या टाइप्स हैं, देखो इधर से क्या क्या सवाल बना, व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लिट जीन अरेंजमेंट? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या होता है हमारे पास में? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब क्या है बेटा, कि जो स्ट्रक्चरल जीन है उनके अंदर में क्या है, इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो कि स्प्लिट होते हैं। कोडिंग सीक्वेंस जो होते हैं, एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, दैट इज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। एक्सॉन्स इंटरप्टेड होते हैं इंट्रॉन्स से, इसको हमने कहा स्प्लिट जीन अरेंजमेंट टूटना, ठीक है। अब हमारे पास में नेक्स्ट सवाल आता है पहली ही लाइन पे से कि आरएनए के क्या क्या टाइप्स होते हैं। किस किस एग्जाम में आया? सीबीएसई 2014 में आया, नीट 2017 में आया, केवीएस 2018 के अंदर में आया कि क्या क्या टाइप्स हैं आरएनए के। इतना आसान सवाल। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो पहला सवाल तो आ गया टाइप्स ऑफ आरएनए। दूसरा सवाल हमारे पास में आया फंक्शन बेस्ड। इन तीनों आरएनए के आपसे फंक्शन पूछ लिए, ठीक है, क्या किसका क्या क्या फंक्शन है।
तो आप बता सकते हो जो mRNA होता है वो क्या है, मैसेंजर आरएनए है, वो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, सीक्वेंस प्रोवाइड करता है जिसपे टीआरएनए रीड करके अमीनो एसिड्स को लेके आता रहता है वन बाय वन। एंड राइबोसोमल आरएनए का क्या रोल है, इसका स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल होता है ट्रांसलेशन के टाइम पे। टीआरएनए अडाप्टर मॉलिक्यूल था, आरआरएनए का स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल था, एमआरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए है जो एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट, जिसको रीड करके वन बाय वन टीआरएनए क्या करता रहेगा, अमीनो एसिड को लेके आता रहेगा। तो ये फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया था केवीएस 2016 के अंदर में। नीट 2022 एंड सीबीएसई 2018 में आरआरएनए का फंक्शन पूछ लिया आपसे कि आरआरएनए का फंक्शन क्या है, तो आपको क्या बताना था कि उसका स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल होता है ट्रांसलेशन के टाइम पे। तो देखो अब इतनी सी लाइंस में आपके इतने सारे साल में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। देन आपसे नीट 2018 एंड सीबीएसई 2016 में पूछा कि कौन सा एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के काम में आता है, तो क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए टेम्पलेट को यूज करके आरएनए बना रहा है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे काम में आता है ना। मेरे साथ साथ में मार्क करते जाओ अपनी एनसीईआरटी में कहाँ से क्या क्या सवाल आए हैं अभी तक। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज, अपन ने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम देखा था, तो आपको पता होगा, इधर देखो अपने पास प्रमोटर रीजन था, बीच में स्ट्रक्चरल जीन था एंड लास्ट में क्या था हमारे पास में, टर्मिनेटर रीजन था। ठीक है, 3 रीजन हमारे पास में थे। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज होगा ये बाइंड करता है प्रमोटर रीजन से एंड इनिशिएट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, बट ये अकेला अपने आप ये प्रोसेस नहीं कर पाता है। यहाँ पे देख रहे हो एक सिग्मा फैक्टर आके क्या कर रहा है, बाइंड हो रहा है। ये सिग्मा फैक्टर क्या है बच्चों, सिग्मा फैक्टर इज द इनिशिएशन फैक्टर। मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कि आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर रहा है प्रमोटर रीजन से अलोंग विद सिग्मा फैक्टर। ठीक है, अब ये बाइंड हो गया, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट हो गया। अब ये आरएनए पॉलीमरेज कोड को रीड करता हुआ वन बाय वन क्या करेगा, आगे मूव करता जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो क्या होता जा रहा है, इधर आरएनए इलोंगेट होता जा रहा है, ये प्रोसेस हो गया इलोंगेशन का। आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ इलोंगेशन के प्रोसेस को ही अकेला अपने आप कर पाता है। इनिशिएशन के लिए भी इसको एक फैक्टर चाहिए होता है जो सिग्मा फैक्टर है, टर्मिनेशन के लिए भी इसको एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि है रो फैक्टर। और ये वाला जो सवाल है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है अलग अलग, चाहे आप किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देने जाओ चाहे किसी भी चीज का देने के लिए जाओ, है ना। तो क्या आ गया अपने पास में, ये सिर्फ इलोंगेशन के प्रोसेस को ही अकेला कर पाता है। आरएनए इलोंगेट होता गया, जैसे ही ये टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचा एक रो फैक्टर यहाँ पे आके बाइंड हो गया। रो फैक्टर के बाइंड होने से ट्रांसक्रिप्शन हॉल्ट हो गया, स्टॉप हो गया। आरएनए भी यहाँ से डिटैच हो गया, आरएनए पॉलीमरेज एंड रो फैक्टर भी यहाँ से क्या हो गए, डिटैच हो गए। एंड ये जो इतना रीजन था हमारा प्रमोटर एंड टर्मिनेटर के बीच का पूरा क्या हो गया, कॉपी होके आरएनए बन गया है। ये है आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस। क्या चीज याद होती है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट है। ठीक है, and polymerize in a template dependent fashion। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट को यूज करते हुए कॉम्प्लीमेंट्रिटी रूल के बेसिस पे क्या करता है, कॉपी बना देता है। क्योंकि आपको पता है टेम्पलेट स्ट्रैंड जो था 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला उसकी कॉपी होगी एंड उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास में आरएनए सीक्वेंस बनता जाएगा। ठीक है, यही आरएनए पॉलीमरेज हीलिक्स को ओपन भी करता है एंड इलोंगेशन प्रोसेस भी करता है। अलग से यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम नहीं आ रहा है जैसे एप्लीकेशन में था, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ही हेलिक्स को क्या करेगा, ओपन भी करता है। सिर्फ आरएनए का एक शॉर्ट स्ट्रैंड है वो एंजाइम से बाइंड रहता है। जैसे ही पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ। नेसेंट आरएनए बेटा इसलिए कहा है इसको क्योंकि अब इसके अंदर इंट्रोज भी है, एक्सॉन्स भी है, इसका पूरा अभी प्रोसेसिंग होगा फिर हमारे पास में मैच्योर आरएनए आएगा, तो अभी इसको हम नेसेंट आरएनए ही कहते हैं। और क्या होगा, टर्मिनेशन प्रोसेस हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, एक इंट्रीगिंग क्वेश्चन हमारे पास में क्या आता है बेटा
कि आरएनए पॉलीमरेज किस तरीके से इस सारे स्टेप को कैटालाइज करा था। मैंने ऑलरेडी बताया आरएनए पॉलीमरेज अपने आप सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन के प्रोसेस को ही कैटालाइज कर सकता है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि आरएनए पॉलीमरेज अकेले से सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोसेस करेगा, इलोंगेशन करता है। इनिशिएशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इनके साथ में एसोसिएट करके आरएनए पॉलीमरेज की जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब सिग्मा फैक्टर से बाइंड हुआ तो वो प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, रो फैक्टर से बाइंड हुआ तो टर्मिनेट कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया आपके पास में कि सिग्मा फैक्टर का रोल क्या है नीट 2016 में, और एनवीएस 2019 के अंदर में ये सवाल आया था हमारे पास में कि सिग्मा फैक्टर का क्या रोल होता है। तो सिग्मा फैक्टर का रोल क्या है, टू एसोसिएट transiently with RNA polymerase and initiate the process of transcription। क्या करता है, alter the specificity of RNA polymerase to initiate transcription, है ना। और रो फैक्टर का क्या है, associate with RNA polymerase and alter the specificity of RNA polymerase to terminate transcription। ये दो लाइन है, इसी की ही लैंग्वेज आप थोड़ा चेंज करके क्या कर सकते हो, अपना आंसर बना सकते हैं। देखो यहाँ पे आया हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए में हमारे पास में जीन का सेगमेंट है, जिसमें हमारे पास में क्या होंगे, ये कोड करेगी प्रोटीन के लिए। तो इसके अंदर हमारे पास में कौन कौन से रीजन होंगे बच्चों, प्रमोटर रीजन होगा, टर्मिनेटर रीजन होगा, एंड बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन हमारे पास में। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास में कि जो प्रमोटर रीजन होता है हमारे पास में और टर्मिनेटर रीजन होता है, इसके बीच का जो स्ट्रक्चरल जीन है ये प्रोटीन्स को हमारे पास में कोड करता है। दो प्रोसेस होंगे इसके बाद भी प्रोटीन बनाने के, पहला है ट्रांसक्रिप्शन जो न्यूक्लियस के अंदर होगा, ट्रांसलेशन जो साइटोप्लाज्म में होगा। ये हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट की, जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो जब न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए थोड़ा ओपन होगा एंड क्या करता जाएगा, आरएनए बनाएगा। देन उस आरएनए साइटोप्लाज्म में आके क्या करेगा, प्रोटीन्स बना देता है। प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। अब हम अगर अपना ये जो डीएनए है इसको देखते हैं तो ये डीएनए एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा आरएनए को बनाने के लिए। इस टेम्पलेट पे आके हमारा जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है ये बाइंड करेगा इनिशिएशन प्रोसेस के अंदर में सिग्मा फैक्टर के साथ में, और इस प्रोसेस में क्या होगा, ये प्रमोटर रीजन से आके यहाँ पे बाइंड करेगा। प्रमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर में हमारे पास में यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स प्रेजेंट हैं जो एक सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या करेगा, हेलिक्स को ओपन भी कर देता है एंड वन बाय वन हमारे पास में क्या करेंगे, ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स ऐड होते जा रहे हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री की बेसिस पे, जैसे एडेनिन है तो थाइमीन आ गया हमारे पास में, यूरासिल है तो एडेनिन। इस बेसिस पे हमारा एमआरएनए क्या होता जा रहा है, इलोंगेशन प्रोसेस में इलोंगेट होता जा रहा है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक फैक्टर रो फैक्टर आके कंबाइन होगा जिस वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कर जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज भी डिटैच हो गया, नेसेंट आरएनए भी फॉल ऑफ हो गया। अब ये जो आपके पास में नेसेंट आरएनए आया है इसमें दो रीजन्स है हमारे पास में, एक है एक्सॉन्स, दूसरा ये येलो कलर का हमारे पास में है इंट्रोन्स। एक्सॉन्स ही सिर्फ कोड करते हैं प्रोटीन्स को हमारे पास में, इन इंट्रोन्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब आपके पास में ये जो एमआरएनए बना है ना न्यूक्लियस के अंदर में, न्यूक्लियस से बाहर आने के पहले इसकी प्रोसेसिंग होगी। हम क्या करेंगे, एक पॉली एडिनाइल ग्रीन कलर की टेल ऐड कर दी है हमने। उसके बाद में क्या होगा हमारे पास में स्प्लाइसियोसोम करके कॉम्प्लेक्स आता है जो इन इंट्रोज को स्प्लाइस आउट करके वहां से रिमूव कर देगा, हटा देता है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर में कैप भी ऐड हो जाती है मिथाइल ग्लूनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, और ये आरएनए न्यूक्लियस के बाहर आ गया पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद में। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें होगा ट्रांसलेशन प्रोसेस जो हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया किस तरीके से प्रोसेस हुआ। जैसा यहाँ डायग्राम में गिवन था, हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज था वो इनिशिएशन प्रोसेस में आके प्रमोटर पे बाइंड हो गया अलॉन्ग विद सिग्मा फैक्टर।
वन बाय वन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ऐड करें और हमारे पास में क्या आ गया, आरएनए आ गया। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचा, एक रो फैक्टर उससे आगे बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज भी डिटैच हो जाता है एंड नेस्टेड आरएनए भी वहां से निकल जाता है। अब ये कहाँ पे बना है बेटा, ये यूकैरियोट्स के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोसेस हो रहा है। और आरएनए कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म में बनेगा। देखो अगर ये सेल होती, ये सेल है, ये सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके पास में डीएनए था, तो इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या हुआ, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था इससे बना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इस आरएनए में अपने पास में इंट्रोन्स भी थे एंड एक्सोन्स भी थे, ठीक है। तो अब ये आरएनए बाहर आएगा, उससे पहले इस आरएनए में से क्या कर दिए जाएंगे, ये सारे जो इंट्रोन्स थे इनको रिमूव कर दिया जाएगा एंड जो प्रोसेस्ड आरएनए हमारे पास में आएगा, वो प्रोसेस्ड आरएनए बाहर आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे एमआरएनए। और उस प्रोसेस्ड आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन बनता है। ये पूरा प्रोसेस है हमारे पास में। ये यूकैरियोट्स की बात है। हम प्रोकैरियोट्स की भी बात करेंगे। तो अगर आप प्रोकैरियोट्स में देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर में एमआरएनए की कोई भी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना वहां पे कोई सेपरेट न्यूक्लियस है। तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में होते हैं। साइटोसोल में ही न्यूक्लियोइड रीजन में आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो सेम कंपार्टमेंट में ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फॉर्म करता है कि बैक्टीरिया के अंदर में, प्रोकैरियोट्स के अंदर में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल्ड होता है, साइमल्टेनियसली चलता रहता है। एंड बहुत बार तो ट्रांसलेशन इवन एमआरएनए जो पूरी तरीके से ट्रांसक्राइब नहीं हुआ है उसके पहले ही शुरू हो जाता है। मतलब एमआरएनए बन रहा है, साथ साथ में ही उस एमआरएनए से प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एमआरएनए पूरी तरीके से नहीं बना है तो भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये किसके अंदर होता है, आपके बैक्टीरिया के अंदर में, प्रोकैरियोट्स के अंदर में होता है। इसी पे ही आपका सवाल आया है नीट 2014 के अंदर में कि बैक्टीरिया के अंदर में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में क्या रिलेशनशिप है। तो बैक्टीरिया के अंदर में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। इस लाइन पे भी बेटा मैंने कोई तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दिया था, उसके अंदर में ये सवाल भी आया था कि ट्रांसलेशन बहुत टाइम्स ट्रांसक्रिप्शन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ उसके पहले ही स्टार्ट हो जाता है। किसके अंदर में, प्रोकैरियोट्स के अंदर में। तो याद रखना है आपको ये सिग्मा फैक्टर मैंने बता ही दिया। नीट 2016 एंड एमबीबीएस 2019 में सवाल आया था। तो हम ये लाइन बाय लाइन देखते जा रहे हैं कहाँ से क्या सवाल आ रहे हैं। तुम्हें अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं 1 मिनट स्क्रीन रोक देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। बट मैं एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर ये कहूंगी कि स्क्रीनशॉट से नहीं आपको याद रहता है। एनसीईआरटी में जितना लिखोगे, मार्क करके अपने नोट्स में लिखोगे, उतनी चीजें आपको ज्यादा दिमाग में याद रहती है। वो स्क्रीनशॉट अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे इतने सारे हो जाएंगे तुम्हारे मोबाइल में कि तुम एंड में कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपनी किताब को ही आप अपना विकिपीडिया बना के रखो, सब कुछ उसके अंदर में मार्क करके रखो। इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। यूकैरियोट्स में पहला कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या हो गया अपने पास में, एक तो कि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हो रहा है, ट्रांसलेशन बाहर हो रहा है, एमआरएनए की प्रोसेसिंग भी होनी है। 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर में। इस पे आपका सवाल आया सीबीएसई 2019 में, नीट 2022 में, केवीएस पीजीटी एग्जाम 2020 के अंदर में। ठीक है बच्चों, मैंने प्री मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाई किया हुआ था, है ना। मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन भी हुआ था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो आप दोगे उसकी मैं ऑल इंडिया टॉपर रही हुई हूँ। ठीक है, जो केवीएस पीजीटी एग्जाम है वो भी मेरा क्वालिफाई है, एनवीएस का पीजीटी एग्जाम भी मेरे क्वालिफाई है। तो तुम जिन एग्जाम्स के नाम लोगे ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको सारी चीजें पढ़ा रही हूँ, है ना। ऐसे नहीं है, ये सारे एग्जाम जो आपको बता रही हूँ मैंने क्रैक करे हैं, है ना। इवन मेरे जो बायोलॉजी में मार्क्स थे, आई गॉट 96 मार्क्स इन माय क्लास 12th एग्जामिनेशन। जब मेरे पास में कोई कोचिंग्स नहीं थी, कोई यूट्यूब नहीं था, कुछ भी नहीं था, सेल्फ स्टडी करके आई गॉट 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, तो मैं आपको जो जो चीजें बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो प्लीज जैसा बोल रही हूँ उस तरीके से पढ़ाई कर लो। 90+ मार्क्स कहीं नहीं गए अगर मेरे साथ साथ में पढ़ते जाओगे तो। ठीक है, 90+ मार्क्स तो है ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आसानी से क्रैक हो जाएंगे आपके, है ना।
तो क्या क्या डिफरेंट टाइप है आरएनए पॉलीमरेज के यूकैरियोट्स में और उनके फंक्शंस क्या क्या है हमारे पास में। तो अपने पास में 3 है आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए को, राइबोसोमल आरएनए को, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए के प्रिकर्सर को, प्रिकर्सर बोल रहे हैं एमआरएनए का, जिसको हम कहते हैं हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको ट्रांसक्राइब कर रहा है हमारे पास में, हिट्रोजीनस न्यूक्लियर एचएनआरएनए के अंदर में फिर जो मैंने 3 प्रोसेस बताए थे, स्प्लाइसिंग, कीपिंग, टेलिंग होगा और बनेगा एमआरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको बनाता है बच्चों, टीआरएनए को, 5SRRNA को, SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को बनाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज किसको बना रहा है अपने पास में, आरएनए को, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए में कौन कौन सी यूनिट, 28S, 18S, 5.8S को बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए, एसआरआरएनए, एसएनआरएनए को बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए को बनाता है, ठीक है। आप कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो। नीट 2022 में भी अलग से क्वेश्चन आया था आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में कि आरएनए पॉलीमरेज 3 किस किस को बनाता है। तो आपको याद रखना है टीआरएनए, 5SRRNA, SNRNA इसको बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। तो तीनों याद रखने हैं आपको। अब जो पहली कॉम्प्लेक्सिटी तो आ गई कि 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज है। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर में एक्सॉन भी थे, इंट्रोन भी थे, एंड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नॉन फंक्शनल होता है हमारे पास में, वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। उसके लिए हमारे पास में आता है कि उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। इसके 3 स्टेप है। पहला है स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग जहां पे आपने इंट्रोन्स रिमूव कर दिए जो कि हमने वीडियो में देखा था, एंड एक्सॉन्स को हमने ज्वाइन कर दिया दोबारा। देन हमारे पास में आता है केपिंग। केपिंग में क्या करते हैं हम, एक मिथाइल ग्विनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप को ऐड कर देते हैं 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए, हमारा जो हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है जो न्यूक्लियस में अभी तक प्रेजेंट है, ठीक है, उसका जो 5 प्राइम कार्बन है हमारे पास में, उसमें हम क्या कर देते हैं मिथाइल ग्विनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप ऐड कर देंगे। अब उसका एक 3 प्राइम एंड भी है, तो उस 3 प्राइम एंड पे हम 200 से 300 एडिनाइलेट के रेसिड्यू ऐड कर देंगे और इस प्रोसेस को हम कहेंगे टेलिंग। तो हमने क्या कर दिया, इंट्रोन्स रिमूव कर दिए। इधर देखो डायग्राम के अंदर में आप क्या कर रहे हो, ये इंट्रोन्स है हमारे पास में, ये बीच में क्या है हमारे पास में येलो कलर के एक्सोन्स है, ठीक है। अब आपने क्या करा, जो 5 प्राइम एंड था वहां पे मिथाइल ग्विनोसिन 1 2 3 ट्राइफॉस्फेट के कैप ऐड कर दी, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या करा, यहाँ पे स्प्लाइसिंग करना स्टार्ट करा, इंट्रोन्स को हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में जो 3 प्राइम कार्बन था वहां पे आपने एडिनाइलेट रेसिड्यू ऐड कर दिए, पॉली ए की टेल ऐड कर दी। तो आपने क्या कर दिया, ये हमारा था अभी तक एचएनआरएनए, ठीक है। इस एचएनआरएनए में 5 प्राइम एंड पे मिथाइल ग्विनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो गया, 3 प्राइम एंड पे पॉलीएडिनाइलेट की टेल ऐड हो गई, और आपने क्या कर दिए, इंट्रोस रिमूव कर दिए। तो अब ये जो आ गया हमारे पास में, ये आ गया हमारा मैसेंजर आरएनए या मैच्योर आरएनए आपके पास में, जो कि क्या होगा, फुली फंक्शनल होता है हमारे पास में। ये सवाल आपके आया है नीट 2023 में, नीट 2018 में, सीबीएसई 2020 में, सीबीएसई 2022 में, केवीएस 2016 के अंदर में, कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से फंक्शनल एमआरएनए का प्रोसेस क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव आंसर भी आया आपके पास में, छोटे छोटे आपको स्टेप्स पूछ ले क्या क्या स्टेप्स होते हैं, केपिंग में क्या होता है, टेलिंग में क्या होता है, स्प्लाइसिंग में क्या होता है, तो ये सब याद होना चाहिए। अब मैंने जो आपको स्प्लिट जीन अरेंजमेंट बताया था, है ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें भी आपका सवाल आ सकता है। तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब क्या था कि इंट्रोन्स के बीच, एक्सॉन्स के बीच में कुछ इंट्रोन्स प्रेजेंट है हमारे पास में। इसका सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एंशिएंट फीचर है हमारे जीनोम का। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट बताता है कि एंशिएंट फीचर है, इंट्रोन्स की प्रेजेंस रिमाइंड कराती है आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंस को, क्योंकि इंट्रोन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अब नॉन फंक्शनल है हमारे पास में। तो ये कहीं ना कहीं जो इंट्रोन्स की प्रेजेंस है, स्प्लाइसिंग का प्रोसेस है हमारे, कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि शुरुआती जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए था, आरएनए डोमिनेंट है, आरएनए वर्ल्ड की तरफ इंडिकेट करता है हमारे पास में। तो इस वजह से स्प्लिट जीन अरेंजमेंट की सिग्निफिकेंस है कि ये रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड।
ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब बाकी हम जेनेटिक कोड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस लेक्चर के अंदर में तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोग जो भी मैं सवाल वगैरह देती हूँ सॉल्व करने के लिए, उनकी जवाब भी कमेंट सेक्शन में बताया करो, ठीक है। और ये अपने PYQs वगैरह NCERT के अंदर मार्क करते जाओ। अगर लेक्चर बेनिफिशियल हो रहा है तो लाइक करो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड दूसरों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू।